हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। हम रे ऑप्टिक्स के कंक्लूडिंग पार्ट पे चल रहे हैं और लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कराया और डिस्पर्शन ऑफ लाइट में मैंने ये बताया कि क्या रीज़न है डिस्पर्शन का, वो सब मैंने कंसिडर कर लिया। और इसके बाद थोड़ा से कुछ डेफिनेशंस बताइए कि एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है और डिस्पर्सिव पावर क्या है। ठीक है, तो अब उससे आगे कंक्लूड करते हैं। चलिए, जिसको देखना है थोड़ा आप देख सकते हो प्रीवियस। ये एक बार मैं जल्दी से रिकॉल करा दूं। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं बच्चे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। इसका रीजन क्या हो रहा है, देखो। इसका रीजन ये है कि जो डेविएशन है, यहाँ दिख रहा है डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन कॉचीज डिस्पर्सिव फॉर्मूला, कॉची ने ये बताया कि जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म या मटेरियल ऑफ एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, वेयर ए बी ये सारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, ए बी ये जो सारे हैं वो आपके पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो म्यू है वो डिफरेंट है। डेविएशन जो है अब म्यू पे डिपेंड करता है और म्यू जो है 1/λ स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। और वेवलेंथ सबसे कम किसकी है? वॉयलेट की। ये तो सबको याद है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो किसका ज़्यादा होगा बोलो? जिसका लैम्डा कम है, यानी कि वॉयलेट का। तो इसलिए ऐसा कुछ हुआ। समझ में आ गया आपको? नहीं तो सारा खेल इसी का है, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा, मैं एक बार लिख देता हूँ दोबारा से कि जो लैम्डा वॉयलेट का मिनिमम है, इसलिए म्यू वॉयलेट का मैक्सिमम होगा। और म्यू जिसका मैक्सिमम है उसका डेविएशन ज़्यादा है। इसलिए बच्चे वॉयलेट जो है सबसे नीचे आ रही है और रेड सबसे ऊपर आ रही है। और इसके बीच में मैंने बताया था कि येलो, मीन येलो कलर कहते हैं। और आइज आर सेंसिटिव फॉर कलर्स बिटवीन ब्लू एंड रेड एंड मोस्ट सेंसिटिव फॉर 5550 एंगस्ट्रॉम। ये बच्चे आपसे पूछा जाता है, जोलॉजी में पूछ लेगा। 555 नैनोमीटर याद रखना। येलो को मीन येलो कलर कहते हैं। द एंगल इन दो कलर्स के बीच में, जो एक्सट्रीम कलर्स हैं यानी रेड और वॉयलेट के बीच में जो एंगल आ रहा है, इसको कहते हैं, ये वाला जो एंगल आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन, द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। अब ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम आ रहा है, ये जो स्पेक्ट्रम स्प्रेड है, ये विद रिस्पेक्ट टू येलो कलर कितना फैला हुआ है, उसको डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। डिस्पर्सिव पावर इज द एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय डेविएशन फॉर येलो कलर। मीन येलो कलर लिख सकते हो चाहे तो आप, मीन येलो कलर। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। और ओमेगा मैंने बताया था लास्ट टाइम, ओमेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये सब हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, प्रिज्म यूज कर हैं, यूजिंग प्रिज्म, जिसमें हमारे पास है डिस्पर्शन तो हो रहा है। देख लो एक बार, डिस्पर्शन तो हो रहा है, डिस्पर्शन, लेकिन डेविएशन नहीं है। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, यानी 7 कलर्स तो आ रहे हैं लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है। डिस्पर्शन समझ में आ गया? डिस्पर्शन का मतलब है डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन की बात करेंगे, थीटा। डेविएशन डेल्टा है। सपोजिंग हमारे पास दो प्रिज्म है, चलो ये दो प्रिज्म ले लेते हैं। एक प्रिज्म ये है और एक दूसरा प्रिज्म और है। इनके एंगल बच्चे डिफरेंट, अपोजिट हैं।
ये एंगल सपोजिंग इस प्रिज्म का ए है, A1 A2 भी मान सकते हो यदि चाहो तो आप A1 A2 से भी काम कर सकते हो। ये A1 है और ये सपोजिंग A2 है, एक प्रिज्म ये है और एक प्रिज्म ये है। अब इस पर बच्चे लाइट आ रही है, वाइट लाइट लेते हैं पहले, ये वाइट लाइट ही ले लेते हैं। क्या करना है, डिस्पर्शन है विदाउट डेविएशन, यानी डेविएशन नहीं हो रहा है। अब ये बच्चे क्या हुआ, 7 कलर्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये आपके पास देखो बच्चे, ये इसका इंसिडेंट पाथ है। अब ये हो गया रेड, ये आपके पास मान लीजिए वायलेट है। इसके बाद अब देखो इसने क्या किया, इस प्रिज्म ने इसको ऐसे किया। प्रिज्म हमेशा क्या करता है, रे को बैंड करता है टुवर्ड्स बेस। अब ये बच्चे इसको अपोजिट करेगा, ये इसने अपोजिट कर दिया, ये ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे, 1 मिनट रुक जाओ, ऐसा करते हैं कि मैं स्ट्रेट लाइट, ये देखिए दिख रहा है आपको, मतलब आप देख रहे हो डेविएशन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। डिस्पर्शन तो हो रहा है, यानी यू आर हैविंग 7 कलर्स, वॉयलेट से लेकर यहाँ से वॉयलेट, रेड और ये वॉयलेट, लेकिन डेविएशन बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी जो ये रेज हैं सारी इसके इंसिडेंट के पैरेलल आ रही हैं। अब इसकी कंडीशन पूछा जाता है, डिस्पर्शन तो हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है, नो डेविएशन। तो टोटल डेविएशन देखो पहले कितना है, जो टोटल डेविएशन होना चाहिए डेल्टा टोटल शुड बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सही है क्या, डेविएशन पहले प्रिज्म से फिर दूसरे प्रिज्म से होगा, और ये इक्वल 0 हो गया। इसका मतलब बच्चे ये हो गया डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा 2। अब डेविएशन क्या होता है, बट डेविएशन जो होता है यदि याद हो आपको, म्यू येलो -1 इंटू ए। हमेशा रिफ्रैक्टिव, अब हाँ एक नई चीज़ बता दूं आपको कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं किसी भी मटेरियल का, तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू येलो कलर, करेक्ट है। और येलो का आपको दिया नहीं होता है, ये भी मैं बता दूं। तो बच्चे कभी कभी रेड का दिया होता है और वायलेट का दिया होता है, तो रेड और वायलेट का दिया हो तो उसका बच्चे मीन निकाल लेना है ना। कभी आप सोचो ये तो हो कैसे क्वेश्चन होगा, दिया ही नहीं है इसने तो रेड और वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है यदि, तो उसका आप मीन निकाल लेना, तो वो आपके पास डेविएशन फॉर येलो कलर आ जाता है। चलिए अब चलते हैं, चलो अब हमारे पास ये डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 1 यानी पहले के लिए, फर्स्ट के लिए, इससे मान लीजिए डेविएशन हो रहा है डेल्टा 1, इससे मान लीजिए डेविएशन हो रहा है डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 पहले वाले का डेविएशन और दूसरे का डेविएशन अपोजिट हो रहा है। डेल्टा 1 कितना हो गया, म्यू येलो 1, अच्छा एक काम करते हैं, म्यू येलो 1 -1 इंटू A1 इज इक्वल टू, ये बहुत बार आया क्वेश्चन, म्यू येलो 2 -1 इंटू A2। निगेटिव साइन, न्यूमेरिकल में निगेटिव का कोई सेंस नहीं आएगा, वो अपोजिट है बस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहले वाले प्रिज्म का एंगल इतना है तो दूसरे के लिए कितना एंगल होना चाहिए। तो A2 इज इक्वल टू माइनस के A1 इंटू म्यू येलो 1 -1 अपॉन म्यू येलो 2 -1। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, करेक्ट है बच्चे बोलो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से इस पर नीट में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, डिस्पर्शन
विदाउट डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है एक्रोमेटिक कंडीशन, एक्रोमेटिज्म भी कहते हैं उसको। यानी कि हमारे पास डेविएशन, डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए, नो डिस्पर्शन, केवल डेविएशन हो। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हो, रुको पीछे चलते हैं। ये तो हमारे पास हो ही गया, और ठीक है, ओके ओके ठीक है, ये कंडीशन आती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास डेविएशन पूछ रहा है, डेविएशन बट नो डिस्पर्शन। डेविएशन तो है लेकिन डिस्पर्शन नहीं है, नो डिस्पर्शन। यदि नो डिस्पर्शन होता है, नो डिस्पर्शन का मतलब है, इसको कहते हैं एक्रोमेटिज्म। क्रोमेटिक माने कलर, एक्रोमेटिज्म माने नो कलर, एक्रोमेटिज्म। तो हमें दो प्रिज्म लगाकर क्या करना है, डिस्पर्शन को हटा देना है। नो डिस्पर्शन, डिस्पर्शन ना हो, डेविएशन हो सकता है। देखो, फर्स्ट प्रिज्म, सेकंड प्रिज्म, ठीक है। लीजिए बच्चे, ये आपका प्रिज्म 1 है, इसका एंगल ले लेते हैं कुछ A1, इसका ले लेते हैं A2, और डेविएशन तो हो सकता है लेकिन डिस्पर्शन ना हो, इसका मतलब वाइट रे ले लेते हैं। अच्छा, मैं बल्कि स्ट्रेट लाइन के लिए लाइन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास ये हो गया। अब यहाँ पर बच्चे 7 कलर्स में ब्रेक हो गया, येलो, रेड एंड वायलेट। ठीक है, ये रेड हो गया, ये वायलेट हो गया, वैसे दिख ही रहा है कलर। इसके बाद अब ये बच्चे ऐसे हो गया, ऐसे। जितना इसने डिस्पर्स किया था फर्स्ट ने, उतना ही सेकंड डिस्पर्स कर दे। तो बच्चे फिर ये क्या हो गया, वाइट ही आ गया ना। अब वाइट का वाइट तो बन गया, हाँ। कुछ आपके पास डेविएशन आ रहा होगा। अब इसके लिए कंडीशन निकालते हैं, नो डिस्पर्शन, डेविएशन तो है लेकिन नो डिस्पर्शन। तो पहले आप डिस्पर्शन देखो कितना है, तो टोटल डिस्पर्शन 0 होना चाहिए। तो टोटल डिस्पर्शन, डिस्पर्शन होता है थीटा, तो थीटा टोटल इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। इसको 0 कर देना है, तो θ1 इज इक्वल टू माइनस के θ2। लेकिन सबको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, याद है आपको, ओमेगा इज इक्वल टू, यस, या ऐसा करो, ओमेगा की बाद में बात करते हैं। लेकिन जो थीटा है वो कितना है, वो यदि पीछे देखोगे आप तो आपको पता पड़ जाएगा, ये रहा। तो थीटा जो होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे, ये देखो, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये तो होगा। तो थीटा होता है एक्चुअली, चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू डेविएशन फॉर वायलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड। तो फर्स्ट के लिए हम देखेंगे, तो डेविएशन जो होता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए।
तो बच्चे ए कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट के लिए डेविएशन हो जाएगा म्यू वायलेट माइनस म्यू आर इंटू ए 1। अब ये 1 के लिए चलेगा। डेविएशन 2 इज इक्वल टू म्यू वायलेट माइनस म्यू आर इंटू A2, ये बच्चे 2 के लिए चलेगा। तो बताओ बच्चे θ1 माइनस θ2 यानी θ1 इज इक्वल टू माइनस θ2, तो ये क्या कंडीशन आई, यानी कि μ1 v माइनस μ1 r इंटू A1 इज इक्वल टू माइनस के μ2 v माइनस μ2 r इंटू A2। करेक्ट है बच्चे यहाँ तक? तो इससे आप निकाल सकते हैं A2। तो इस तरह के 2 क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये एक्रोमेटिक कंडीशन है। अच्छा एक चीज़ चलो और मैं छोटा सा और बता दूं, ये क्वेश्चन आया है नीट में, इम्पोर्टेंट है कि जैसे प्रिज्म की बात कर रहे हो ऐसे बच्चे लेंस में भी तो बात कर सकते हो। अब बच्चे छोड़ना नहीं है नीट में, ध्यान है नीट थोड़ा सा डीपली आपसे चाहता है कि जो टीचर बच्चे जिनको शैलो पता है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको आपके नैया को नहीं पार करा पाएंगे। हमें तो डीप पता है, इतना टफ आता था पहले ही IPMT में, तो अभी भी नीट वैसे ही दोबारा से उसी राह पकड़ कर बैठा हुआ है। चलते हैं, तो अब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आ चुका है कि फोकल लेंथ पर कलर का फर्क पड़ेगा क्या, है नहीं? उसको कहते हैं आपके पास क्रोमेटिक माने कलर होना। देखो जरा एक बार, क्रोमेटिक डिफेक्ट, क्रोमेटिक एबरेशंस इन लेंसेस। देखो जरा एक बार, क्योंकि लेंस भी तो प्रिज्म की तरह से बिहेव करता है, या तो ये कह सकते हो लेंस भी तो प्रिज्मेटिक एक्शन रखता है। भाई आप ये देखो, कॉन्वेक्स लेंस ले लो, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, कोई मैथमेटिक्स भी ना करना चाहे तो उसको अपने आप ही पता पड़ जाएगा। देखो कि एक लेंस आप ये मान सकते हो, एक लेंस बच्चे ये मान सकते हैं, तो आप लेंस क्यों मान रहे हो उसको, आप ये मान लो कि ये जो है आपका एक प्रिज्म ये हो गया, एक प्रिज्म ये हो गया, प्रिज्मेटिक एक्शन। तो यदि वाइट रे आपके पास यहाँ आ रही है, ये देखो ऐसे, ये वाइट रे आ रही है मान लीजिए, तो बोलो क्या होगा, ये प्रिज्मेटिक एक्शन करेगा या नहीं, यानी कि इसमें वॉयलेट इधर आ जाएगी, वॉयलेट नीचे चली जाएगी, रेड कम डिस्पर्स होगी। देखो जरा एक बार, क्या लग रहा है आपको, ये हो गया रेड, ये हो गया वॉयलेट। तो क्या आपको दिख रहा है कि इनके जो फोकस हैं, इनके जो फोकस लग रहे हैं आपको, इनके फोकस भी तो अलग अलग हो गए। ये बच्चे हो गया फोकस फॉर रेड, दिस इज फोकस फॉर वायलेट। ये तो आपको मैंने प्रिज्मेटिक एक्शन से बता दिया, उससे भी तो बता सकता था मैं। भाई आपके पास 1/f इज प्रोपोर्शनल टू म्यू -1, तो म्यू जो है बच्चे किस पर डिपेंड कर रहा है, 1/λ² पर। तो रफली ऐसा मान सकते हो, रफली आप ऐसा मान सकते हो कि f इज प्रोपोर्शनल टू λ²। रफली लिख दिया मैंने। तो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा है उसके लिए फोकल लेंथ भी तो ज़्यादा है। तो ये जो बच्चे फोकल लेंथ हुआ ये रेड का हुआ,
और ये जो फोकल लेंथ हुआ बच्चे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वायलेट का हुआ। तो वाइट, यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेजेस, कलर्ड इमेजेस बन रही हैं एट डिफरेंट पोजीशंस, तो उसको क्रोमेटिक एब्रेशंस कहते हैं। और बच्चे साइजेस भी अलग होगा, क्योंकि एम जो है, यदि याद हो, मैग्नीफिकेशन, लेटरल मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू, इसमें क्या था लेंस में, एफ अपॉन एफ प्लस यू। तो क्योंकि एफ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, तो मैग्नीफिकेशन विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, तो उसको लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। थोड़ा याद रखो बच्चे, एक्स्ट्रा पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। तो एफ आर माइनस, तो ये देखो, उसमें भी देख लो, ये तो कॉन्वेक्स का बताया मैंने, तो कॉनकेव के लिए भी तो ऐसे ही होगा। एक मिनट, ये लो, कॉनकेव के लिए करते हैं, कॉनकेव लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। वाइट रे आ रही है बच्चे, ये वाइट रे आई, एक मिनट। अब इसके लिए क्या होगा, अब इसका जरा बेस दोगे बच्चे, बेस ये है, प्रिज्मेटिक एक्शन बताऊं मैं, तो बेस इसका इधर है, बेस की तरफ क्या जाने वाला है, वॉयलेट, वॉयलेट जाएगा ना बेस की तरफ, ये रहा इसका वॉयलेट। तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया। रेड जो है वो कम होगा, ये इसको देखो, थोड़ा पीछे प्रोड्यूस करो, फोकस दूर रहेगा उसका। ये जो बच्चे बना आपका, तो ये बन गया रेड के लिए, ये बन गया वॉयलेट के लिए। प्रिज्मेटिक एक्शन सब कुछ वही है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर इसकी कलर्ड इमेजेस आ रही हैं। और ध्यान रखना, जो एफ आर है, ये इसकी फोकल लेंथ, देखो बात वही रहेगी, ज़्यादा रहेगी फोकल लेंथ रेड की, वॉयलेट की फोकल लेंथ कम रहेगी, ये रही वॉयलेट की। और एफ आर माइनस एफ वी, इसको याद रखना बच्चे, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। जान के मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, क्योंकि नीट में कुछ भी पूछ देते हैं, ये सब कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि एबरेशन तो, स्कैटरिंग तो आते ही है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन, एबरेशन मैंने डिफेक्ट्स, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशंस, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशंस हो गए। और दिस इज क्या है बच्चे, पॉजिटिव है किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस, एंड नेगेटिव है फॉर कॉनकेव। अब ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा नहीं करा रहा मैं, बस इतना मैंने बता दिया। और इसकी वैल्यू यदि आपको मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, एफ आर माइनस एफ बी जो है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एफ, एफ फॉर येलो कलर, ध्यान रखना। तो ओमेगा डिस्पर्सिव पावर है, सबको पता है, एंड ओमेगा इंटू एफ वाई होता है। और ध्यान ये रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और बता दूं आपको, कि वहाँ तो मीन था क्या, येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मीन फॉर रेड एंड वॉयलेट, लेकिन जो ये येलो कलर के लिए जो फोकल लेंथ है, ये ज्योमेट्रिकल मीन होती है, ध्यान रखना। ये मैं चलो ऊपर भी लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लो बच्चे इसको, कि एफ कलर ले लेते हैं ये वाला, कि एफ आर इज इक्वल टू, सॉरी एफ आर नहीं, एफ येलो कलर के लिए इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ले लेना
फॉर रेड एंड फॉर वायलेट। बच्चे इसको याद रखो, इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको कहते हैं क्रोमेटिक एबरेशंस, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशंस, यानी कि रेड और वायलेट की फोकल लेंथ का डिफरेंस। और थोड़ा देखा जाए तो ये बच्चे एक्रोमेटिज्म में आ जाएगा। ये देखो, इसका और इसका प्रिज्मेटिक एक्शन बिल्कुल अपोजिट है। ये बेस की तरफ, नीचे की तरफ वायलेट कर रहा है, वो वायलेट उधर कर रहा है, तो दोनों को आपस में कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लिखा दूं, चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो उसको कहते हैं एक्रोमेटिक डबलेट। ठीक है, लिख लो चाहे लेंस के लिए भी। तो एक्रोमेटिक डबलेट, तो इसमें बच्चे दो नो लेंस यूज करेंगे, एक कॉन्वेक्स यूज कर लेंगे और एक कॉनकेव यूज कर लेंगे। तो ये एक्रोमेटिक डबलेट हो जाएगा। और ये आपके पास दूसरा वाला हो गया। तो देखो इसमें क्या हो रहा है। तो ये आपके पास वाइट रेज और इनकी वाइट ऑब्जेक्ट की वाइट इमेज बन जाना, इसका मतलब आपका एक्रोमेटिज्म हो गया। और जब आपस में कांटेक्ट में है ना, इसका कंडीशन बता देता हूं, बस कंडीशन याद कर लो। कंडीशन कि ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2 इज इक्वल टू 0। या थोड़ा सा और देखो बच्चे, तो ओमेगा 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 अपॉन F2। या आप एक काम और करो, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस के F1 अपॉन F2। अब ध्यान रखना बच्चे, ये पॉजिटिव है पूरा, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब एक फोकल लेंथ यदि पॉजिटिव है तो दूसरी फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए। यानी आप डबलेट बना रहे हो, यदि एक्रोमेटिक डबलेट बना रहे हो, तो जो लेंसेज कांटेक्ट में होने चाहिए दे मस्ट बी ऑफ। तो लेंसेज कैसे होने चाहिए, ये बहुत हाई क्लास बता रहा हूँ। लेंसेज मस्ट बी ऑफ अपोजिट नेचर, यानी एक कन्वर्जिंग हो और एक डाइवर्जिंग होना चाहिए। लेंसेज मस्ट बी ऑफ अपोजिट नेचर, तभी एक्रोमेटिक डबलेट बनेगा। और एक और काम, चलो एक और स्पेशल चीज बता दूं। असर्शन रीजन में कुछ भी पूछ लेता है बच्चे, ध्यान रखना। असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि सपोजिंग डबलेट, अभी मुझे बताओ जल्दी से, डबलेट इज बिहेविंग एज ए कन्वर्जिंग लेंस। थोड़ा दिमाग लगा के देखो, दिमाग घुमाओ जरा, माना कन्वर्जिंग लेंस कितने से यूज कर रहा है। तो मान लीजिए पहला वाला जो है ये कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉनकेव लेंस है, और आंसर रिजल्टेंट जो है वो कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग होना चाहिए। तो किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, पावर किसकी ज़्यादा हो, पावर कॉन्वेक्स की ज़्यादा हो। इसका मतलब ये है कन्वर्जिंग लेंस मान लीजिए फर्स्ट है और डाइवर्जिंग लेंस मान लीजिए सेकंड है, रिजल्टेंट आपका कन्वर्जिंग है, इसका मतलब पावर कन्वर्जिंग की ज़्यादा होनी चाहिए। यानी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की क्या होनी चाहिए, बोलो, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की कम होनी चाहिए। तो यदि आपको डबलेट को ऐसे बिहेव कराना है कन्वर्जिंग की तरह से, तो आपको जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है वो कम फोकल लेंथ वाला नहीं, ज़्यादा पावर वाला होना चाहिए। अब ध्यान रखना कि हम जो यूज करते हैं क्राउन ग्लास, चलो बहुत डिटेल में बता दिया मैंने, और एक होता है फ्लिंट ग्लास। अब आपने केमिस्ट्री में ग्लास इंडस्ट्रीज पढ़ी हैं, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, लाइम ग्लास, ऐसे ग्लासेस होते हैं। तो क्राउन ग्लास की ध्यान रखना डिस्पर्सिव पावर वो कम होता है, याद कर लेना। सी माने कम, एफ माने फैटी, मोटा। तो फ्लिंट ग्लास का डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा है, क्राउन ग्लास का डिस्पर्सिव पावर कम है। तो बच्चे यहाँ पर देखो F1 यदि कन्वर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव कराना है तो फोकल लेंथ F1 कम होगा, तो इसके सामने
जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका डिस्पर्सिव पावर कम वाला होना चाहिए, यानी कि क्राउन ग्लास का बनेगा कन्वर्जिंग लेंस। बहुत बड़ी चीज़ बता दी आपको, ये क्या बनेगा, क्राउन ग्लास का। इसको बार बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस क्राउन ग्लास का बनेगा। यदि आपको डबलेट को कन्वर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव कराना है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव कराना है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम होगी। तो आपके पास ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस जो होगा, कॉन्वेक्स लेंस वो क्राउन ग्लास का बनेगा, और कॉनकेव लेंस जो है बच्चे वो फ्लिंट ग्लास का बनेगा। आगे एक्स्ट्रा चीज़ बता दी मैंने, बहुत एक्स्ट्रा था ये इसको, लेकिन पूछ सकता है, ध्यान रखना असर्शन रीजन में कुछ भी पूछ सकता है, अब क्वेश्चन कोई कर ही नहीं पाएगा। चलो अब आगे करते हैं, अब आप लोग कर लोगे, यानी यू आर एक्सपर्ट नाउ। चलिए अब एक छोटा सा बहुत ही, मैं आपसे ऐसे पूछूं सिंपल सा क्वेश्चन, लो जरा दिमाग खोलो कि क्वेश्चन क्या है, ये दिमाग आपको देखते हैं कितना फैलाता है आपका। क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है, और इस लेंस के अंदर एक बच्चे मीडियम ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, एक बच्चे ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एक बच्चे ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3, एक बच्चे ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4। बाहर मान लीजिए बच्चे एयर हैं। तो अब मुझे बताओ कि जो फोकल लेंथ मैंने बताया था 1/f, वो किस पे डिपेंड करती है, समझ में आया आपको? म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग्स। देखो 1 2 से काम नहीं चलेगा, -1, यानी कि फोकल लेंथ जो डिपेंड करती है वो लेंस और सराउंडिंग के पेयर पे डिपेंड करती है। समझ में आ गया नहीं आया? तो अब मुझे बताओ कितने पेयर्स होंगे, कितने पेयर्स होंगे, 1 2 3 4। तो जितने मीडियम लेंस के हैं उतने ही पेयर आपके पास मीडियम के लेंस के और सराउंडिंग के बनेंगे। तो कितनी फोकल लेंथ होंगी जल्दी से बताएं? 4 फोकल लेंस होंगी। सही है? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? एक और छोटा सा क्वेश्चन है, एक और देखो कि यदि हमारे पास एक लेंस है, लेंस इज कट, तो मान लीजिए हमारे पास एक लेंस ये है, इस लेंस के बच्चे पावर मान लीजिए P है, एंड F इसकी फोकल लेंथ है। P क्या है इसका? पावर। F क्या है इसकी? फोकल लेंथ। आज इसको कंक्लूडिंग हम पार्ट ले रहे हैं, उसके बाद पीछे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, रे ऑप्टिक्स पूरा फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चंस हम कर लेंगे अगले इसमें वीडियो में, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। अब लेंस को कैसे कट किया है बच्चे, देखो ये जो लेंस है हमारा, एक मिनट, लेंस इज कट लाइक दिस। तो एक बच्चे ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक नीचे वाला पार्ट हो गया। तो मुझे बताओ दोनों की रेडियस और कर्वेचर पर तो चेंज हुआ ही नहीं है, तो इसका पावर भी वही रहेगी या नहीं? फोकल लेंथ भी वही रहने वाली है, पावर भी सेम रहेगी एंड फोकल लेंथ भी सेम रहेगी। ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया। बट
हो क्या रहा है देखो, इसका अपर्चर, यदि डी को मैं ले लेता हूं अपर्चर, तो ध्यान रखना जो ब्राइटनेस ऑफ इमेज है, याद रखना, ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज डिपेंड अपॉन द एरिया, जिस एरिया पर वो लाइट गिर रही है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वेयर, पाई डी स्क्वेयर मान लेते हैं, पाई डी स्क्वेयर बाई 4। तो इसकी जो ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड, तो ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इमेज की जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस ऑफ इमेज ऑफ ईच पार्ट, brightness of image from each part remains will be reduced क्योंकि अपर्चर कम हो गया, is reduced। करेक्ट है? टाइम, हाँ ठीक है, ध्यान रखना। तो अब इसी को जरा देखो बच्चे, एक ये है और इसको हमने ऐसे ऐड कर दिया माना, तो इसकी पावर p है, इसकी पावर p है, इसकी फोकल लेंथ f है, इसकी फोकल लेंथ f है। तो यदि हम इसको मिलाकर ऐसे रख दें, यानी ऐसे लगाकर, तो लेंसेज इन थिन कांटेक्ट हो जाएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगी पावर 2p एंड फोकल लेंथ हो जाएगी हाफ। यदि हमने इसको ऐसे लगा दिया, ऐसे, तो अब देखो क्या कर रहा है, ये नीचे इधर, ये इधर उल्टा, तो इसके बच्चे पावर इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी? 0, एंड फोकल लेंथ होती है रेसिप्रोकल ऑफ पावर, फोकल लेंथ इन्फिनिटी। आ गया समझ में? अब सेकंड कट और ले लेते हैं, फिर इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये कट ऐसे कर लेते हैं, इसकी ज़रा दोबारा देखो, ये पावर p थी एंड फोकल लेंथ f है, और इसको आपने काट कर ऐसे कर लिया, एक ये और एक ये। मैं तो इसको बड़ा आसानी से कर लेता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ कि ये एक्चुअली में इसके कुछ पावर थी, इसकी कुछ पावर है, दोनों मिलाकर ये हो जाएगा, और ये इक्वी कन्वेक्स थे, तो बच्चे इसकी पावर आधी हो जाएगी या नहीं? जो p/2 मिलकर p हो जानी है, और फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? पावर हाफ है, तो फोकल लेंथ 2f हो जाएगी। इसके बाद अब आप चाहे कुछ भी करिए, चाहे आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पावर p रह जाएगी और फोकल लेंथ f हो जाएगी। आया आपको समझ में? नहीं? तो आज मैंने पूरा आपका रे ऑप्टिक्स हो गया है, इसको जल्दी से रिवाइज कर लो, सारे वीडियो देख लो एक बार, और फिर हम अगले वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखूंगा, और कम से कम लास्ट के 5 ईयर्स के तो हम जरूर देखेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ठीक है, आई एंड द मीटिंग नाउ, और ठीक है, बस क्लोज करते हैं।